हेलो स्टूडेंट्स, कल की जो हमारी वीडियो थी प्रीवियस वीडियो, उसमें हमने राउंडिंग ऑफ एरर को कंप्लीट करके चैप्टर फिनिश कर दिया था, चैप्टर नंबर 2। आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट थर्ड चैप्टर, यानी कि हमारा जो तीसरा चैप्टर है उसको आज हम शुरू कर रहे हैं और उसका नाम है मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, इसके बारे में देख लेते हैं, हम शुरू कर लेते हैं हमारा चैप्टर नंबर 3। ठीक है, देखें चैप्टर 3 और उसका नाम है मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। क्योंकि आगे हम बात करेंगे मोशन इन अ प्लेन, पहले हम देखेंगे मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन क्या होता है हमारा। ठीक है, देखें सबसे पहले तो मोशन एक लाइन में समझने से पहले हमें मोशन पहले एक एक करके पढ़ेंगे सारी चीज़। पहले पढ़ेंगे मोशन। ठीक है, मोशन से पहले हम पढ़ेंगे कि पार्टिकल कब रेस्ट में होता है, कब वो मूविंग कहलाता है, क्या उसकी वेलोसिटी, क्या एक्सेलरेशन होगा, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। फिर हम लाइन में मोशन की बात करेंगे। ठीक है, हालांकि जब हमने 11th क्लास शुरू की थी तो इसका जो इंट्रोडक्शन है उसमें मैंने आपको वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, मोमेंटम ये सारी चीज़ें बताई थी, बट अब इनको डिटेल में पढ़ेंगे, ग्राफ वगैरह भी बनाएंगे, बहुत सारी चीज़ें करेंगे हम एक एक करके। ठीक है, चले अब हमारा काम क्या है। सबसे पहले तो आप ये देखें कि कोई भी जो पार्टिकल है आप अपनी डेली लाइफ में देखते हो, जैसे कि मैं आपको कह रही थी कि जो फिजिक्स है वो क्या है, आपके आसपास का विज्ञान है। आपके आस फिजिक्स का मतलब है भौतिक विज्ञान, तो जो चीज़ें आप आसपास देखते हो वही फिजिक्स है। ठीक है, अब डेली लाइफ में आप मोशन से रिलेटेड बहुत सी चीज़ें देखते हो। ठीक है, जैसे आप चल रहे हो, फिर रहे हो, किसी गाड़ी को देख रहे हो, वो मूव कर रही है, प्लेन मूव कर रहा है, ट्रेन मूव कर रही है, सांस ले रहे हो आप तो वो भी मोशन है, उसमें भी हवा मूव कर रही है। आप सो रहे हो तब भी आपके कमरे में हवा है, दैट इज ऑल्सो मूविंग। ठीक है, तो इस तरीके से हम अपने आसपास बहुत सी चीज़ों को चलते हुए देखते हैं। ठीक है, उसी से बनती है मोशन। समझ में आ रही है बात आपको? तो मोशन से मतलब है अपने आसपास की जो चीज़ें हैं जो मूव कर रही हैं, टाइम के रेस्पेक्ट में अपनी पोजीशन को चेंज कर रही हैं, तो आप उनको क्या कहते हो कि वो मोशन में है। बहुत सी चीज़ें देखते हो आप, प्लेन चलते हुए देखते हो। ठीक है, अर्थ रोटेट कर रही है सन के अराउंड, तो वो भी मोशन ही कर रही है, बस वो रोटेशनल मोशन है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें तो केवल बात करनी है मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, यानी कि एक लाइन में किसी भी पार्टिकल की मोशन के बारे में हमें डिस्कस करना है। ठीक है, तो अगर मोशन किसी ऑब्जेक्ट की अलोंग अ स्ट्रेट लाइन हो तो उस मोशन को पता है क्या नाम दिया जाता है? रेक्टिलिनियर मोशन। तो सबसे पहले हम यही देख लेते हैं कि रेक्टिलिनियर मोशन क्या होती है। रेक्टिलिनियर मोशन क्या होती है? मोशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट along a straight line, along a straight line is known as rectilinear motion. रेक्टिलिनियर मोशन यानी कि कोई पॉइंट या कोई ऑब्जेक्ट एक लाइन में मूव करे तो रेक्टिलिनियर। जैसे कि पेन है, ये एक ऑब्जेक्ट है, अगर मैं इसको एक लाइन में मूव करा रही हूँ तो ये कैसी मोशन कहलाएगी? रेक्टिलिनियर मोशन। अगर ये सिर्फ ऐसे मूव कर रही है, ऊपर भी कर सकती है भाई करने को, तो ये क्या कहलाएगी? रेक्टिलिनियर मोशन कहलाएगी। ठीक है, समझ में आ रही है? अगर ये ऐसे ऊपर आ रही है, ठीक है, तो ये रेक्टिलिनियर मोशन, मतलब एक लाइन में ही मोशन कर रही है, तो वो क्या कहलाएगी? रेक्टिलिनियर मोशन। समझ में आ गई किसी भी ऑब्जेक्ट की? ठीक है भाई, दूसरी बात ये है, हम समझेंगे कि किसी भी पार्टिकल की पोजीशन क्या होती है। ठीक है, तो नंबर 2 हमारा काम है वो है पोजीशन। लेकिन पोजीशन को समझाने से पहले कोऑर्डिनेट फ्रेम समझना जरूरी है कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट है हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है, देखें अगर मुझे किसी भी पॉइंट की स्थिति दर्शानी है तो मैं उसको कैसे बताऊंगी?
फिजिक्स में या मैथमेटिकली आप उसको ग्राफ से शो करते हो। और ग्राफ किससे बनता है भाई? कोऑर्डिनेट सिस्टम से मिलकर के बनता है, जिसमें आप एक एक्स एक्सिस बनाते हो, एक वाई एक्सिस बनाते हो, ठीक है। 2D काम में लेते हो जनरली, 3D तो आपने अभी तक कम ही काम लिया होगा। जेड एक्सिस तो आपने एक्स एक्सिस काम लिया है, वाई एक्सिस काम लिया है, फिर आपने जेड एक्सिस काम भी लिया है, ठीक है। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है? किसी भी पोजीशन को दर्शाने के लिए, पार्टिकल की पोजीशन को शो करने के लिए जिस सिस्टम की ज़रूरत पड़ती है वो ही फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहलाता है। समझ में आ रही है? तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस बनता कैसे है? रेफरेंस से मतलब है किसी भी पार्टिकल की पोजीशन को शो करने के लिए मुझे एक रेफरेंस सिस्टम चाहिए, ठीक है। जैसे मैंने दिखाया है, यहाँ पे है आपका एक्स एक्सिस और यहाँ पे है आपका वाई एक्सिस। ये है ओरिजिन, जहाँ पे एक्स और वाई एक्सिस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, वो क्या कहलाता है? आपका ओरिजिन कहलाता है, ठीक है। एक्स और वाई एक्सिस हमेशा एक दूसरे के परपेंडिकुलर रहते हैं। अगर जेड भी होगा तो वो जेड भी इन दोनों के कैसा होगा? परपेंडिकुलर। आपको दिख रहा होगा कि एक्स, वाई और ये जेड, ये एक दूसरे के क्या है? परपेंडिकुलर। पर मैं 3D की बात नहीं कर रही हूँ, फिलहाल 2D पे ही फोकस करें आप। तो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जिस पॉइंट पर मीट होते हैं, मिलते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं एट 90 डिग्री एंगल, तो वो क्या कहलाता है? ओरिजिन कहलाता है, ठीक है। अब नॉर्मली अगर मुझे कोई पॉइंट बताना होगा तो मैं कह दूंगी कि भाई पेन है, पेन मेरे हाथ में लेकिन अगर मैथमेटिकली या फिजिक्स के हिसाब से मुझे पॉइंट की स्थिति दर्शानी होगी तो मैं उसको ऐसे नहीं बता सकती कि हाथ में लेके कि यहाँ है। वहाँ मुझे ज़रूरत पड़ेगी रेफरेंस पॉइंट की, रेफरेंस फ्रेम की। वही क्या कहलाता है? आपका कोऑर्डिनेट सिस्टम या फिर फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो यहाँ पे कोई पॉइंट है P जिसके कोऑर्डिनेट हैं एक्स और वाई। तो ये कोऑर्डिनेट क्या बता रहे हैं? उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट या पार्टिकल की स्थिति यानी कि पोजीशन को बता रहे हैं। तो पोजीशन क्या है? पोजीशन है किसी भी पार्टिकल की स्थिति, कि वो कहाँ पर स्थित है। समझ में आई बात आपको? तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है? तो आप किस तरीके से बताएंगे? फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज द प्रोसेस or a system to represent the position of any object or particle। समझ में आ रही है बात? तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है? एक प्रोसेस है या कोई सिस्टम है किसी भी ऑब्जेक्ट या पार्टिकल की पोजीशन को दर्शाने के लिए। समझ में आई बात आपको? यहाँ पे एक्स और वाई एक्सिस कार्टिजन, वैसे तो सिस्टम तीन तरीके के होते हैं, लेकिन अभी आप 12th और फर्स्ट ईयर, बीएससी फर्स्ट ईयर तक भी आप कार्टिजन ही पढ़ते हैं। बीएससी सेकंड ईयर जब आप पढ़ते हैं तो वहाँ आपको सिलेंड्रिकल फ्रेम ऑफ रेफरेंस और बाकी स्फेरिकल भी आते हैं, तो उनमें मत जाओ। आप अभी फ्रेशर बच्चे हो बिल्कुल, तो आपको फोकस करना है सिर्फ कार्टिजन फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर, ठीक है। तो जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है वो किसी भी पार्टिकल की पोजिशन को शो करने के काम में आता है, ठीक है। अब मैं बता रही हूँ इन कार्टिजन फ्रेम ऑफ रेफरेंस, कार्टिजन फ्रेम ऑफ रेफरेंस, पोजीशन ऑफ एनी पार्टिकल इज शोन बाय PXY। कोऑर्डिनेट्स जो हैं XY, 2D की ही बात कर रही हूँ, 3D में नहीं जा रहे हैं, मैं बार बार कह रही हूँ, ठीक है। तो वो हमने दिखा रखी है यहाँ पे, समझ में आ गई बात, ठीक है। फिर हम इसी में बता देंगे ओरिजिन। ओरिजिन इज द इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ एक्स, वाई एंड जेड एक्सिस। अगर इसमें जेड भी होता तो, है ना, एक्स वाई एंड जेड एक्सिस एट 90 डिग्री। समझ में आ गई? तो मैंने इसमें जेड का भी आपको बता दिया है ना। तो ओरिजिन क्या है? दैट इज द इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ एक्स वाई एंड जेड एक्सिस एट 90 डिग्री। 90 डिग्री पर ही होना चाहिए, ये नहीं कि आप किसी भी एंगल पर मिला दो एक्स वाई जेड को, तो आप उसको फिर फ्रेम ऑफ रेफरेंस नहीं कहोगे और वो ओरिजिन नहीं कहलाएगा। समझ में आ गई आपकी बात? ठीक है। 2 टाइप्स होते हैं इसके, 2 टाइप्स ऑफ कार्टिजन फ्रेम ऑफ रेफरेंस। क्या होते हैं? एक होता है लेफ्ट हैंडेड और एक होता है राइट हैंडेड, ठीक है। नंबर 1
लेफ्ट हैंडेड, और नंबर 2 होता है आपका राइट हैंडेड। ठीक है, तो लेफ्ट हैंडेड कोऑर्डिनेट फ्रेम ऑफ रेफरेंस और राइट हैंडेड कोऑर्डिनेट फ्रेम ऑफ रेफरेंस दो तरीके के होते हैं। तो जनरली हम काम में लेते हैं राइट हैंडेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस, लेफ्ट हैंडेड को काम में नहीं लेते हैं। तो लेफ्ट हैंडेड बता देती हूँ, पहले लेफ्ट हैंडेड दिखाया तो वो इस तरीके से होता है, या आप इसको एक्स वाई या जेड मान लो। नंबर 2 राइट हैंडेड में आपका जो नॉर्मली आप यूज़ करते हो, ये एक्स, ये वाई, ये जेड, मतलब नाम बदल सकते हो आप, इसको एक्स, इसको वाई, इसको जेड भी लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है। ठीक है, पर स्थिति इसी तरीके से होगी। ठीक है, तो अब आपको ये ऐसा दिख रहा होगा ना कि ये 90 डिग्री एंगल पर थोड़ी है, भाई ये ऐसे ही है, पर हम जेड एक्स इसको पेपर पे नहीं शो कर सकते, इसलिए इनको ऐसे दिखा देते हैं। ये भी ऐसे, ये भी ऐसे है ना। लेफ्ट हैंडेड इसलिए क्योंकि राइट साइड में और ये लेफ्ट साइड में, इसलिए इसको लेफ्ट हैंडेड कह देते हैं। तो ये है आपका लेफ्ट हैंडेड कार्टिजन फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है, दिस इज व्हाट, दिस इज राइट हैंडेड कार्टिजन फ्रेम ऑफ रेफरेंस। समझ में आ गई बात आपको? दो तरीके के फ्रेम ऑफ रेफरेंस होते हैं, दोनों में एक अगर पोजीशन बतानी हो मुझे किसी पार्टिकल की, तो मैं उसको 3 कोऑर्डिनेट से दिखा दूंगी, एक्स वाई जेड से। यहाँ पे किसी पार्टिकल की पोजीशन दिखानी हो एक्स वाई, तो जनरली हम जो यूज़ करते हैं वो राइट हैंडेड ही है, क्योंकि राइट हैंडेड में किसी भी पार्टिकल की पोजीशन को शो करना आसान होता है बजाय इसके, और कैजुअल भी है, मतलब हम इसको इसी को यूज़ करते आ रहे हैं, तो ये हमारा इस पर हाथ साफ है, इसलिए जनरली इसको यूज़ कर लेते हैं। बाकी सही दोनों है, ये भी सही है, ये भी सही है, लेकिन राइट हैंडेड को बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है, जनरली इसी को यूज़ किया जाता है। ठीक है भाई, मैंने तो अपनी जितनी भी फिजिक्स पढ़ी है वो राइट हैंडेड में ही पढ़ी है, तो एक तरीके से आप यूँ कह सकते हो कि राइट हैंडेड ही काम में लिया जाता है, लेफ्ट हैंडेड तो कहीं काम ही नहीं आता, कहीं बाई चांस कोई एक दो जगह काम आया होगा, बाकी इतना कोई काम आता नहीं है। ठीक है, ओके, तो ये बात हो गई हमारी सिस्टम की। तो हमने रेक्टिलिनियर मोशन देखा, हमने फ्रेम ऑफ रेफरेंस, इसमें हमने कार्टिजन में 2D का भी डिस्कशन कर लिया, 3D का भी कर लिया, और लेफ्ट हैंडेड राइट हैंडेड दोनों ही प्रकार के कार्टिजन सिस्टम पढ़ लिया। ठीक है भाई, अब देखें पार्टिकल की जो मोशन है वो 1 डायमेंशनल भी हो सकती है, 2 डायमेंशनल भी हो सकती है, 3 डायमेंशन भी। अगर पार्टिकल एक लाइन में मोशन कर रहा है तो आप उसको 1 डायमेंशनल मोशन कहोगे, पार्टिकल एक प्लेन में मोशन कर रहा है तो 3 डायमेंशन मोशन कहोगे, पार्टिकल एक वॉल्यूम में मूव कर रहा है तो आप उसको क्या कहोगे, 3 डायमेंशन। जैसे गैस होती है, गैस के पार्टिकल पूरे कमरे में फैले हुए हैं तो उसकी मोशन कैसी है, वो कहीं भी जा सकती है। ठीक है, तो उसके बहुत सारे कोऑर्डिनेट्स होंगे। ठीक है, चींटी है, चींटी चल रही है तो वो एक लाइन में चल रही है तो आप उसको क्या कहोगे, रेक्टिलिनियर मोशन कहोगे। समझ में आ गई बात आपको? अगर कोई कीड़ा है वो किसी पहिए पर घूम रहा है, पहिया तो पहिए के आरे होते हैं ना, उनकी तरफ मूव कर रहा है तो आप उसको क्या कहोगे, उसकी मोशन प्लेनर है क्योंकि वो एक प्लेन में मूव कर रहा है। तो ये सारे एग्जाम्पल हम अपने आसपास ही देखते हैं फिजिक्स के, तो यही तो फिजिक्स है। ठीक है, तो लीनियर मोशन, प्लेनर मोशन, 3D मोशन, ये सारी चीज़ों के बारे में हम एक एक करके बाद में बात करेंगे। इस चैप्टर में केवल मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन यानी कि रेक्टिलिनियर मोशन के बारे में बात करेंगे। समझ में आ रही है बात आपको? तो जो हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम बात करेंगे फॉर पाथ लेंथ यानी कि डिस्टेंस, है ना। नंबर 2 हम बात करेंगे डिस्प्लेसमेंट, और दोनों में क्या अंतर है वो बहुत ही बेसिक क्लास होगी, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होगी, वो आप ध्यान से सुनना, समझना और पढ़ना। ठीक है, तो इस वीडियो में अपन इतना ही रखते हैं। इन अवर नेक्स्ट वीडियो हम काफ़ी लंबा डिस्कशन करेंगे ये देखने के लिए कि पाथ लेंथ क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट क्या होती है। ठीक है भाई, तो इस तरीके से एक चीज़ और आप सुन जाएं इसमें कि जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, किसी भी पार्टिकल की जो मोशन है वो डिपेंड करती है कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस कैसा है। जैसे आपने देखा होगा ना कि अगर कोई बंदा कार में बैठ करके जा रहा है, ठीक है, तो अगर आप उस कार को बाहर से देख रहे हो, यानी कि कोई ये कार है, गाड़ी है, गाड़ी चल रही है और आप यहाँ पे खड़े हुए हो, तो आपको तो ये कार मूव करती हुई नजर आएगी, लेकिन आपको कार इधर मूव करती हुई नजर आएगी। जो बंदा गाड़ी के अंदर बैठा हुआ है उसको क्या लगेगा कि जो बाहर के आसपास की चीज़ें हैं वो पीछे जा रही है। आपने कभी ट्रेन में बैठे होगे या कभी गाड़ी में बैठे होगे तो आपने देखा होगा ना कि सड़क पीछे जा रही होती है, आप आगे जा रहे होते हो, पेड़ पीछे जा रहे होते हैं, आप आगे जा रहे होते हो। ये कहलाती है रिलेटिव मोशन, यानी कि एक की मोशन दूसरे के रेस्पेक्ट में। जैसे तो यहाँ पे क्या है, कार की मोशन इस बंदे के रेस्पेक्ट में, या फिर इसकी मोशन
इसके रेस्पेक्ट में। तो जो बंदा बाहर खड़ा हुआ है उसके रेस्पेक्ट में तो कार इधर मूव कर रही है, लेकिन जो अंदर बैठा हुआ है उसके रेस्पेक्ट में इधर अपोजिट साइड में मूव कर रही है। ठीक है, तो ये चीज़ें क्या कहलाती है, रिलेटिव मोशन। तो रिलेटिव मोशन क्या है, एक की मोशन दूसरे के रेस्पेक्ट में। समझ में आ गई बात आपको? तो ये चीज़ें समझने की होती है, इनकी डेफिनेशन कोई नहीं पूछता, पर पता होनी चाहिए आपको कि ये होती क्या है। समझ में आ गई? इन अवर नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट एंड द ग्राफ बिटवीन डिस्टेंस एंड टाइम। ये सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।